नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं थर्ड आई में आज हम जिन दो खबरों का विश्लेषण कर रहे हैं, पहले वो खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं। पहली खबर है जिस पर हम बात करेंगे, वो खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बंगाल और बिहार से जुड़ी हुई। 400 के टारगेट के लिए कैसे मोदी ने बंगाल और बिहार में घेराबंदी की है, ये खबर विस्तार से आगे आपको बताएंगे। परिवारवाद और संदेश खाली मुद्दे के बाद में कैसे बिहार बंगाल का सियासी गणित बदल रहा है, ये आपको समझाएंगे। इसके अलावा जो आज की दूसरी बड़ी खबर है वो आती है पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई कोलकाता में बनी अंडर वाटर मेट्रो की खबर। पीएम मोदी ने कोलकाता को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की सौगात दी है। अंडर वाटर मेट्रो की क्या है खासियत, वो आगे आपको हम बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, ममता सरकार को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शाहजहां शेख को आज शाम 4:15 तक सौंपा जाए, ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर, ममता सरकार को कोलकाता हाईकोर्ट का आदेश है, शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपे, ये कहा गया है। शाहजहां शेख को जैसा मैंने आपको बताया, बड़ी खबर इस समय की ये कि सीधे सीधे ममता सरकार को ये तगड़ा झटका है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है सीधा सीधा ममता सरकार को कि शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपना होगा और मियाद भी बहुत ज्यादा नहीं है। आज शाम 4:15 तक का समय दिया गया है। अगर वक्त अभी देखा जाए तो 3 बज रहे हैं, यानी कि लगभग मात्र 1 से सवा घंटे का और वक्त रह जाता है जब शाहजहां शेख को हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसके अनुसार सीबीआई को सौंपा जाएगा। अब देखने वाली बात है कि आखिर क्या कुछ स्टेप जो है वो लिया जा सकता है। क्या ममता सरकार घिर चुकी है, ममता सरकार की तरफ से आखिर क्या इस पर एक्शन होगा, ये देखने वाली बात है। आखिर अभी तक तो शाहजहां शेख को गाहे बगाहे कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मिलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब आखिर और कोई रास्ता क्या बचा है, ये फिलहाल देखने वाली बात है। क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से सीधा ये निर्देश है और ये निर्देश ममता सरकार को एक बड़ा झटका साफ तौर से कहा जा सकता है। शाहजहां शेख के पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। शाहजहां शेख को हाईकोर्ट की तरफ से ये क्लियर कहा गया है कि उन्हें पेश होना होगा। 4:15 बजे तक सीबीआई को सौंपा जाएगा। आपको ये बताते चलिए, जिस तरह से पहले इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। अगर शाहजहां शेख की बात करें तो ममता सरकार की तरफ से ममता पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया और फिलहाल शाहजहां शेख जो है वो बंगाल पुलिस कस्टडी में है। लेकिन हाईकोर्ट ये क्लियर कह चुका है कि अब सीबीआई को ये पूरा केस है, ये अब इसीलिए शाहजहां शेख की जो ये कहा जाए जो सौंपा जाएगा वो अब सीबीआई को सौंपा जाए। ये ममता सरकार के लिए कहा जा सकता है बड़ा झटका है। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से जो आदेश आया है वो कहीं ना कहीं चिंता जो है वो बढ़ाता हुआ ना सिर्फ शाहजहां शेख बल्कि ममता सरकार के लिए भी नजर आता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से रिलीव्ड जरूर शाहजहां शेख नजर आ रहे हो, लेकिन अब उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में फटकार सीधे हाईकोर्ट की तरफ से लगी है। अब 4:15 बजे तक का वक्त है, करीब सवा घंटे का भी वक्त नहीं रह गया। ये कहा जा सकता है कि अब काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। देखने वाली बात है कि आखिर क्या कुछ अब आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में होगा। लेकिन फिलहाल शाहजहां शेख की कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं, क्योंकि हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट आदेश आ चुके हैं कि अब ममता सरकार, ममता पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को अपने पास अपनी कस्टडी में नहीं रखेगी, बल्कि सीबीआई को सौंपा जाएगा। एक के बाद एक लगातार कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। आपको बताते चलें, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पहले भी जिस तरह से ईडी टीम पर हमला हुआ उसको लेकर कई बार फटकार लगाई थी और अब एक बार फिर से इस पूरे मामले को लेकर आपको बताते चले मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। ईडी टीम पर जो हमला हुआ
उसके बाद से ही कहीं ना कहीं अब मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। और सीधे रुक कर लेते हैं, करिश्मा इस समय हमारे साथ में जुड़ रही हैं न्यूज रूम से। करिश्मा, हमने देखा पिछले लंबे वक्त से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कई सवाल जरूर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस पर खड़े हो रहे थे, लेकिन अब हाईकोर्ट का ये आदेश सीधे सीधे बड़ा झटका न सिर्फ यहाँ की पुलिस बल्कि ममता सरकार के लिए भी। बिल्कुल, टीएमसी सरकार, ममता सरकार को ये एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और आज देखिए, आज का दिन बेहद खास रहा। एक तरफ पीएम मोदी को आपने सुना किस तरीके से विकास की उन्होंने सौगात दी, दूसरी तरफ संदेश खाली की महिलाओं के साथ वो खड़े रहे। तो कुल मिलाकर चुनावी बिसात तो यहाँ पे बीत चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार, जिनके ऊपर लगातार ये आरोप लग रहा था कि शाहजहां शेख को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया जा रहा है। आप सोचिए किस तरीके से आज जब ये कोर्ट का फैसला आता है और कोर्ट ने जिस तरीके से ये बातें कही कि आप सीबीआई को सौंपा जाए, तो एक बहुत बड़ा झटका हम ये मान सकते हैं ममता सरकार को यहां पर लगाए, क्योंकि अब तक उनके ऊपर आरोप लगते रहे कि आखिर उनके पास कोई विकल्प नहीं था, तभी जाके शाहजहां शेख की गिरफ्तारी होती है, वो भी संदेश खाली से। अब तक आखिर शाहजहां शेख गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा था, कहां वो छिपा बैठा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरी तरीके से ममता सरकार जो है वो घिर चुकी है, तो ऐसे में संदेश खाली से ही शाहजहां शेख की जब गिरफ्तारी हो जाती है, तो ऐसे में सवाल बीजेपी ने उठाया कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साफ तौर से यह कहा कि टीएमसी सरकार, ममता सरकार महिला विरोधी है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ उनके साथ खड़ी नहीं रही। एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं के साथ स्टैंड न खड़े रहना, उनकी पीड़ा को न सुनना, उनके दर्द को न सुनना, तो ऐसा लगता है नैना सीधे तौर से यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब टीएमसी और ममता सरकार पर हमला बोला, तो कुल मिलाकर इससे समझा जा सकता है कि यह मुद्दा जो है बीजेपी इसको भुनाना चाहती है। वहीं कोर्ट का भी जो फैसला आया है वो अब तक ममता सरकार को कटघरे में, लेकिन करिश्मा एक और बात यहाँ पर जरूर देखने वाली बात है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था शाहजहां शेख मामले को लेकर ममता सरकार और यहां की पुलिस घिरती नजर आई थी, और खुद प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट में यह दलील भी दी थी कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो पक्षपाती रवैया अपनाती है। दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि अब भले ही आदेश जो आया है हाईकोर्ट की तरफ से, लेकिन इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी जो है वो भी ममता सरकार की तरफ से की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के लिए। बिल्कुल, और ममता सरकार इसके लिए देखिए तैयारी भी कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर जो आरोप लग रही है कि वो एक वर्ग को हमेशा साध कर चलती हैं और दूसरे वर्ग पर ध्यान नहीं देती है। उनके ऊपर हमेशा पक्षपात की ये आरोप लगते रहे कि माइनॉरिटी को साथ में वो लेकर चलती है। तो ऐसे में अब ममता सरकार अब क्या आगे एक्शन लेगी ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त ममता सरकार घिरी हुई है और आज का दिन बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम हो जाता है, जहां एक तरफ ममता सरकार को महिला विरोधी बताया गया कि एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते वो महिलाओं का दर्द, उनकी पीड़ा नहीं समझ पाई, और बीजेपी ये कामयाब भी रही। संदेश खाली की महिलाओं ने जब बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि हमारी बातें सुनी नहीं जाती है, हमें वोट नहीं दिया, हमें वोट देने नहीं दिया जाता है मन मुताबिक। तो आप सोचिए, अब हम जा रही हैं प्रधानमंत्री देश के मुखिया के पास अपनी बातें रखने के लिए, तो वहीं प्रधानमंत्री एक तरफ से मंच पे ये कहते हैं कि ममता सरकार तो महिला विरोधी है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है, तो दूसरी तरफ कोर्ट का फैसला हो, चाहे ईडी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच की है, तो जरूर ममता सरकार को कटघरे में यहाँ पे खड़ा किया, एक बहुत बड़ा डेंट हम ये कह सकते हैं। और चुनावी लिहाज से अगर हम देखें तो अब ये देखना होगा बीजेपी क्या इसका माइलेज ले पाती है। आप सोचिए, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से महिलाओं के लिए जो योजना चलाई गई, उसमें बंगाल की सरकार जो थी वो भी महिलाओं के लिए योजना लेकर आई, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाया। आप महिलाओं को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई, और आप देखिए किस तरीके से शाहजहां शेख को लगातार संरक्षण बिल्कुल कुल मिलाकर घिरती नजर आती है पश्चिम बंगाल सरकार। फिलहाल करिश्मा, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अब आइए रुक करते हैं अगली खबर का। बीजेपी के मिशन बंगाल और बिहार की बात कर लेते हैं। बंगाल और बिहार में लोकसभा की कुल है 82 सीटें। अगर बात कीजिए इन 82 सीटों पर, माफ कीजिएगा, 2019 में बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर कब्जा जमाया था, जबकि बिहार में एनडीए के खाते में 40 में से 39 सीटें आई थी। अब इस बार बंगाल में बीजेपी का टारगेट 30 से ज्यादा सीटों का है, जबकि बिहार में जेडीयू के साथ में मिलकर अब क्लीन स्वीप की तैयारी की जा रही है, और इसी वजह से 5 दिन के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दोनों ही राज्यों के दौरे पर हैं। आखिर क्या है बिहार बंगाल का चुनावी समीकरण? क्या संदेश खाली और परिवारवाद के मुद्दे से मोदी अपना टारगेट सेट कर लेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ
उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। बंगाल के रण में मोदी, टेंशन में क्यों दीदी? बिहार बंगाल पर चढ़ाई, 82 सीट की लड़ाई। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। कोलकाता में ममता दीदी को संदेश खाली वाला संदेश और बिहार में लालू फैमिली पर परिवारवाद और भ्रष्टाचार वाला वार। चुनावी मिशन पर उतर चुके प्रधानमंत्री मोदी के टारगेट में बिहार और बंगाल सबसे ऊपर है। वजह है 82 लोकसभा सीटों का गणित। 5 दिन के अंदर प्रधानमंत्री ने दूसरी बार बंगाल और बिहार का दौरा किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 1 और 2 मार्च को बंगाल और बिहार का दौरा किया था। बंगाल के कृष्णानगर और हुगली के आरामबाग में हजारों करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी थी, जबकि आज प्रधानमंत्री ने कलकत्ता में अंडर वाटर मेट्रो समेत 15,400 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। बिहार के पिछले दौरे पर प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा की थी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और लालू फैमिली पर जमकर निशाना साधा था। आज प्रधानमंत्री बेतिया में है, जहां 20,000 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री की ये तस्वीरें देखिए। मेट्रो प्रोजेक्ट की सौगात देने के साथ उन्होंने मेट्रो में छात्रों के साथ सफर भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री बच्चों से संवाद करते भी नजर आए। कोलकाता से देश को कई रेल परियोजनाओं की सौगात देने के बाद प्रधानमंत्री ने उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उनके निशाने पर एक बार फिर ममता बनर्जी रही। 2014 से पहले के 40 सालों में कोलकाता मेट्रो का सिर्फ 28 किलोमीटर रूट बना था, जबकि बीजेपी सरकार के बीते 10 साल में कोलकाता मेट्रो का 31 किलोमीटर और विस्तार हो चुका है। बंगाल पर टीएमसी नाम का जो ग्रहण लगा हुआ है, वो इस राज्य के विकास को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो के निर्माण हुगली नदी के 33 मीटर नीचे किया गया है। ये मेट्रो हावड़ा मैदान और एस्प्लेनाड के बीच दौड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के मैराथन दौरों से बंगाल बीजेपी जबरदस्त उत्साहित है। उसे उम्मीद है कि 2019 के मुकाबले इस बार ज्यादा राज्य में सीटों पर कमल खिलेगा। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और गुंडागर्दी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लगातार ममता सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कोलकाता में उन्होंने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी मुलाकात की। पिछले दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश खाली में महिलाओं के साथ ज्यादती का मुद्दा उठाया था और शाहजहां शेख के कारनामों को लेकर ममता दीदी को घेरा था। टीएमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेटियों के साथ दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की, ममता दीदी से मदद मांगी, उन्हें बदले में क्या मिला? मुख्यमंत्री दीदी ने, बंगाल सरकार ने टीएमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी। कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार बंगाल में सबसे बड़ा मुद्दा है। संदेश खाली को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी चौतरफा घिरी नजर आ रही है। शाहजहां शेख को संरक्षण देने और ईडी टीम पर हमले को लेकर सूबे की राजनीति गर्म है। जिस बड़ी हस्ती को ये लोग बोल रहे थे क्यों नहीं पकड़ पा रहे, वो भी इतने दिन ईडी के मामले के वजह से ईडी ने स्टे लिया था। ईडी को अरेस्ट करने के हक थे, उनकी क्षमता थी। कोर्ट ने जब क्लैरिफिकेशन दिया उसके बाद पुलिस ने अरेस्ट किया है।
सब हो रहा है लेकिन कदम, लेकिन मणिपुर की सरकार से ये सब सवाल पूछे नहीं जाते हैं, सब सवालों को बुलडोज किया जाता है। गणतंत्र में भाजपा के बाहर कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर आप सवाल करें तो आप तैयार रहे, आपके पास सीबीआई ईडी पहुंचेगा। आइए आपको बंगाल का चुनावी गणित समझाते हैं और बताते हैं क्यों बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। यूपी और महाराष्ट्र के बाद बंगाल में सबसे ज्यादा 42 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में जबरदस्त सफलता हासिल की थी। मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई थी। लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला था। मोदी की गारंटी और संगठन की मजबूत तैयारी के जरिए बीजेपी ने ममता का किला ढहाने की तैयारी की है। राज्य में टीएमसी का कांग्रेस और लेफ्ट के साथ गठबंधन अभी अधर में है। अगर तीनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा तो बीजेपी का मिशन 34 सेट हो सकता है। 2014 के चुनाव में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी को बंगाल में सिर्फ 2 सीटों पर जीत नसीब हुई। हालांकि पार्टी का वोट शेयर बढ़ता गया और 2019 में बीजेपी ने ममता का किला ढहा दिया और 18 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। 2024 में बीजेपी ने 30 से 34 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। आइए आपको दिखाते हैं कि बंगाल में बीजेपी का वोट शेयर कैसे लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पार्टी उत्साहित है और ममता टेंशन में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 40.7% वोट मिला था, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 43.3% वोट मिले थे। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार उसका वोट शेयर लगभग 45% तक पहुंच जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो 30 से ज्यादा सीटें पार्टी जीत सकती है। केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। बंगाल की 42 में से 20 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जल्द ही बाकी सीटों पर भी प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी और पार्टी मिशन मोड में उतर जाएगी। बंगाल के साथ बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट बिहार है। 5 दिन में प्रधानमंत्री का दूसरा बिहार दौरा इसीलिए भी दिलचस्प है क्योंकि पिछले 2 दिन से परिवारवाद और परिवार को लेकर देश की राजनीति गर्म है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमला बोलकर लालू यादव चौतरफा निशाने पर हैं। बीजेपी ने मैं मोदी का परिवार कैंपेन शुरू कर रखा है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लालू के बयान का बचाव करती नजर आ रही है। बंगाल की तरह बिहार भी बीजेपी के लिए बेहद अहम है। नीतीश कुमार के दोबारा साथ आने से बीजेपी उत्साहित है और उसे उम्मीद है कि एनडीए एक बार फिर 2019 वाली कामयाबी दोहराएगी। 2019 में बंगाल में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। बीजेपी ने 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी। जेडीयू ने 16 और एलजेपी के खाते में 6 सीटें आई थी। कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। बंगाल और बिहार को लेकर भले ही बीजेपी उत्साहित है, लेकिन बिहार में इस बार सीट बंटवारे का गणित बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मैदान में उतर चुका है। पटना की रैली में विपक्ष ने जन समर्थन दिखाकर बता दिया कि बिहार में इस बार माहौल बदला हुआ है।
आइए आपको दिखाते हैं क्यों बिहार में बीजेपी इस बार मुश्किल में है। दरअसल चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच घमासान छिड़ा हुआ है। नीतीश की एनडीए में वापसी से भी चिराग खुश नहीं है। चिराग प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से दूरी बनाए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक चिराग हाजीपुर समेत 6 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि उनके चाचा पारस खुद को असली एलजेपी बता रहे हैं और वो भी 6 सीटों की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को भी कम से कम एक सीट देना होगा। सीट शेयरिंग का यही गणित बीजेपी को टेंशन दे रहा है, क्योंकि जेडीयू भी पिछली बार से कम सीटों पर राजी नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर चिराग पासवान ने पाला बदला और इंडिया गठबंधन के साथ शामिल हुए तो बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है। राज्य में जेडीयू का जनाधार लगातार गिर रहा है। बार बार पलटी मारने की वजह से नीतीश की छवि खराब हुई है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार में कौन सा गणित बिठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।